हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस ऑफ एजुकेशन बाय राम सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भूगोल में आपदा प्रबंधन में इकाई 2 लेसन तक पढ़ लिए थे। आज आप लोग के लिए इकाई 3 लेसन लेकर आए हैं, है ना, जिसका नाम है भूकंप, आपदा और प्रबंधन। भूकंप एवं सुनामी के बारे में पढ़ेंगे कि भूकंप कैसे आता है, सुनामी कैसे आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि जो भी नया नया जो वीडियो अपलोड करें तो आपको घंटी के माध्यम से आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 3 जो भूकंप, आपदा और प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी चैप्टर का नाम है। चलिए सबसे पहले जानेंगे इसके महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, और यही पॉइंट के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वस्तुनिष्ठ, तो आपको उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला पॉइंट में है भूपटल के अंदर का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी भूपटल के मतलब होता है दोस्तों भूमि के अंदर का जो टेम्परेचर है वह कितना डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, 1000 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो आपको एग्जाम में आएगा दोस्तों कि पृथ्वी के अंदर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपको बताना है दोस्तों कितना डिग्री, तो 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सुनामी आया था। यानी दोस्तों यह जो आपको लिखा हुआ है 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सुनामी आया था। यानी आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा या एग्जाम में कैसे आ सकता है कि दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सुनामी कब आया था, तो आपको बताना दोस्तों 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट में है भारत को 5 भूकंप जोनों में बांटा गया। दोस्तों भारत को कितने बांटा गया जोनों, तो 5 गो में, है ना। आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि भारत को भूकंप जोन कितने में बांटा गया, तो कितना बोल रहा है दोस्तों, 5 में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट में है भूकंप से सबसे अधिक खतरे वाला क्षेत्र गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। यानी दोस्तों यदि जब भूकंप आता है तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको झेलना पड़ता है, तो कुछ जो राज्य है जो भूकंप आने के बाद सबसे अधिक खतरा को झेलने पड़ता है, जैसे हो गया गुजरात, हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ये आपको 4 गो जो स्टेट है काफ़ी ज़्यादा यह भूकंप की सामना करने पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में है दोस्तों भूकंप के तरंग को 3 भागों में बांटा गया है ना दोस्तों। कितना भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। क्या चीज़ बांटा गया है, तो भूकंप के जो तरंग है वह 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है ना। पहला में है प्राथमिक तरंग जिसको हम लोग P द्वारा सूचित करते हैं। सेकेंड में है द्वितीयक तरंग जिसको हम लोग S द्वारा सूचित करते हैं। और थर्ड ऑप्शन में है कि दीर्घ तरंग जिसको हम लोग L द्वारा सूचित करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, P तरंग सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, या ये जो P जो तरंग है सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है दोस्तों। यानी आपको क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले तरंग कौन पहुंचता है, तो आपको क्या बताना है, P तरंग। कौन तरंग, तो P तरंग जो है सबसे पहले क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है दोस्तों। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो आपको किस बुक से मिला लीजिएगा। बुक में यही सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें जो मुख्य आंसर है उस आंसर को ही लेके चलेंगे हम लोग। महासागर में तल्ली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। यानी महासागर जो कह सकते हैं, जो हम लोग
बहुत बड़ा बड़ा जो महासागर है, जैसे हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, ये सब जो महासागर है, तो उस महासागर में है ना जो कंपन होता है, तो कंपन जब महासागर में जब कंपन होगा दोस्तों, तो सब उसको जानिएगा कि जब महासागर में जब कंपन हो रहा है तो समझ सकते हैं कि वहाँ पर सुनामी का एक लहर ले रहा है। तो उसको किस नाम जानते हैं दोस्तों? तो सुनामी, याद रखना है। सेकंड में है 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? क्या आया था? सुनामी आया था। तो बंगाल की खाड़ी में क्या आया था दोस्तों? सुनामी आया था। इसकी पॉइंट में भी हम इसको जिक्र किए हैं, है ना, आपको ऊपर वाला पॉइंट में हम जिक्र किया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट में है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन तरंग है दोस्तों? पी तरंग, है ना। कौन तरंग है? पी तरंग। चलिए नेक्स्ट में है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वतल पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? है ना, जब भूकंप जिस केंद्र पे आता है उस स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग? तो अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इसमें से कौन सा तरीका सही नहीं है दोस्तों? है ना, सही नहीं है, आपको चुनना है कि कौन सही नहीं है। तो जब भूकंप या सुनामी आएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ न कुछ उपाय करेंगे। ऐसा तो ना है कि जो भगवान भरोसे बैठे रहेंगे तो हम लोग बच जाएंगे। तो भगवान भरोसे बैठे रहेंगे नहीं, तो ये तरीका क्या है? गलत है। ये तरीका क्या है? गलत है ना। चलिए नेक्स्ट में है दोस्तों, अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट में है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इसको नोट्स भी बनाते रहिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, है ना। और इस नोट्स के माध्यम से आपको, है ना, इस चैप्टर की नहीं बल्कि पूरे बुक को भी कवर कर देंगे हमारे चैनल पर, है ना। जो नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि जो भी नया नया नोटिफिकेशन आएगा वो आपको अपडेट होते रहेगा। चलिए नंबर फर्स्ट में है दोस्तों, भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। यानी जो भूकंप के जो केंद्र है एवं अधिकेंद्र है, ये दोनों में क्या करना है दोस्तों? अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, भूकंप जो केंद्र है भूपटल पर नीचे का केंद्र जहाँ भूकंप के तरंग सबसे पहले अनुभव किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। भूपटल माने भूमि के अंदर जिस केंद्र पर दोस्तों भूकंप तरंग सबसे पहले अनुभव किया जाता है उस केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं, है ना। उसके बाद है अधिकेंद्र, भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के कंपन प्रारंभ होते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। यानी दोस्तों भूमि के जिस केंद्र पर जहां भूकंप का कंपन शुरू होता है यानी आरंभ होता है या प्रारंभ होता है, उस जगह को ही क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं दोस्तों? भूकंप के समय उठने वाले कंपन या तरंग को भूकंपीय तरंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि भूकंप जिस समय, है ना, उठता है या कंपन होता है ना, यानी पृथ्वी के अंदर जो प्लेट हैं तो वो आपस में जब टकराते हैं तो एक भूकंप का अनुभव होता है ना, कंपन होता है। तो उस कंपन को ही हम लोग भूकंपीय तरंग कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला में है प्राथमिक, जिसको P द्वारा सूचित करते हैं, द्वितीयक जिसको S द्वारा सूचित करते हैं, दीर्घ जिसको L द्वारा सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है नंबर 3 में, भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट करना है दोस्तों। क्या करना है? भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट करना है दोस्तों। देखिए ये जो क्वेश्चन है
आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में आता है। तो आप इस क्वेश्चन को अधिक फोकस करने का प्रयास करना है आप लोग को। तो भूकंप और सुनामी में क्या है, निम्नलिखित अंतर है। एक साइड में डाल देना है भूकंप, और साइड में लिख देना है सुनामी। इस प्रकार आप लोग कॉपी पर नोट्स को बनाइएगा। पहला में है, यह धरातल के नीचे मैग्मा प्लेटों के टकराने से उत्पन्न होती है। यानी जो भूकंप है दोस्तों, वह धरातल के नीचे यानी पृथ्वी के नीचे मैग्मा जो प्लेट है वो आपस में जब टकराती है तो क्या उत्पन्न होती है दोस्तों, भूकंप उत्पन्न होती है। सुनामी वाले साइड में है, यह समुद्र या सागर के तल के नीचे भूकंप आने से उत्पन्न होता है। यह जो सुनामी है दोस्तों, तो समुद्र या सागर जो तली होता है, जो सबसे निचला जो तल होता है, उस तल में ही भूकंप आने से क्या होता है, सुनामी का रूप ले लेता है। नंबर सेकंड में है दोस्तों, इसमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। किसमें, भूकंप में। यानी जब भूकंप आएगा तो उसमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जब सुनामी आएगा दोस्तों, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। ध्यान देना है कि जब सुनामी आएगा तो सुनामी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगा, लेकिन जब भूकंप आएगा तो उसमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगा दोस्तों। नंबर 3 में है, यह प्रायः पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में आता है। कौन क्षेत्र में आता है दोस्तों, यह प्रायः पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में आता है। नंबर 3 में है, यह प्रायः समुद्री क्षेत्रों में आता है। यह जो सुनामी है दोस्तों, यह हमेशा कौन क्षेत्र में आता है, तो समुद्री क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या आता है, तो सुनामी आता है। देखिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सुनामी से बचाव के उपायों को लिखना है। क्या करना है, सुनामी से बचाव के उपायों को लिखना है दोस्तों। तो आप लोग लिखिएगा कि सुनामी से बचाव के उपाय निम्नलिखित है। यानी सुनामी जब आएगा दोस्तों, तो हम लोग कैसे उसको उपाय करेंगे जिससे हम लोग बच सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट में है, समुद्र के किनारे तटबंध का निर्माण करेंगे। यानी जो समुद्र जो है उसके किनारे हम लोग क्या करेंगे कि तटबंध यानी नदी के किनारे बड़े बड़े बांधों का निर्माण करेंगे, जिससे समुद्र में कितना भी पानी आए तो उस पानी को रोकने में क्या हो, मदद मिल पाए। नंबर सेकंड में है, समुद्री तट पर सघन वृक्ष लगाना। यानी जो समुद्र के किनारे जो होता है, उस किनारे वाले जगह पर अधिक से अधिक क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, जिससे वह मजबूती बनाए रहेगा। और मजबूती बनाए रहने के बाद जो है मिट्टी को काटने से रोकेगा कौन, तो वृक्ष। इसलिए समुद्र के किनारे पर वृक्षारोपण अत्यधिक करना चाहिए। नंबर 3 में है, तटीय प्रदेशों के लोगों को प्रशिक्षण देना। यानी जो तटीय प्रदेश में रहते हैं, जो समुद्र के समीप जो रहते हैं, वे सब व्यक्तियों को ये सब सुनामी भूकंप के बारे से बचने का उपाय में क्या करेंगे, हम लोग प्रशिक्षण देंगे। यानी उनको शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, उनको बताएंगे कि इस प्रकार के उपाय करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सुनामी से बच सकते हैं, भूकंप से बच सकते हैं, या किसी प्रकार की प्राकृतिक जो आपदा आएगा उस आपदा से हम लोग बचने का उपाय हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब जो है नेक्स्ट में है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं, है ना। नंबर फर्स्ट में है दोस्तों, भूकंप क्या है। भारत में प्रमुख भूकंप क्षेत्रों विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण देना है। यानी जो भारत के जो भूकंप जो क्षेत्र है, वह सभी क्षेत्रों के क्या करना है, संक्षिप्त विवरण देना है। इन सब क्षेत्रों के बारे में क्या करना है, बताना है। चलिए देखिए, पहला हम लोग देखते हैं, ठोस भूपटल के अंदर का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। हम पॉइंट में पढ़े थे कि पृथ्वी के अंदर का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस होता है ना। इसके कारण भूपटल के नीचे की चट्टानें पिघलकर ऊपर उठने लगता है। यानी इतना जब टेम्परेचर जब अधिक होता है, तब उसके अंदर जो चट्टान है वो पिघल कर ऊपर धीरे धीरे उठने लगता है। और
पृथ्वी की प्लेटों से टकराने लगती है। और पृथ्वी के जो अंदर जो प्लेट है ना, जैसे मैग्मा हो गया, ऐसा और सारा बहुत सारा जो प्लेट है, तो वह सब प्लेट जो है आपस में टकराने लगती है ना। जब घूमती है, राउंडिंग जब करती है हम जो प्लेट, तो आपस में जब टकराती है तो उस टकराव से ही हम लोग क्या होता है, भूकंप का अनुभव होता है, यानी भूकंप आना शुरू हो जाता है ना। जिससे कंपन होते हैं, क्या होता है, कंपन उत्पन्न होते हैं या होते हैं, है ना। इसी कंपन को भूकंप की संज्ञा दी जाती है, यानी जो कंपन आता है या कंपन होता है, उस कंपन को ही भूकंप की संज्ञा दिया गया है। भारत को मुख्यतः 5 भूकंप जोनों में बांटा गया दोस्तों। कितने जोन में बांटा गया है? 5। हम इसके पॉइंट में भी बताए थे कि भारत के जो भूकंप का जो जोन है वह 5 भागों में बांटा गया है। चलिए देखिए, नंबर फर्स्ट जो जोन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला में है भूकंप जोन 1। भूकंप जोन 1, इस जोन में दक्षिणी पठारी क्षेत्र आते हैं, जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, जो भूकंप जोन 1 जो है वह कौन क्षेत्र में आएगा, तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र में आता है ना, जहां भूकंप के खतरा नहीं के बराबर है। यानी वहाँ भूकंप समझिए कि होबे नहीं करता है, क्योंकि जहाँ पर पठारी क्षेत्र रहेगा तो थोड़ा ना भूकंप का अनुभव होता है। नंबर सेकंड में है भूकंप जोन सेकंड, है ना। इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ भूकंप का खतरा तो है, किंतु तीव्र, है ना, तीव्र कम होती है, यानी तीव्र गति से क्या होती है, कम होती है। प्रायद्वीपीय पठार में तो भूकंप आते हैं, लेकिन बहुत कम गति से आते हैं, बहुत धीमी गति से आते हैं, है ना। नंबर थर्ड में है भूकंप जोन थर्ड में है, इसके अंतर्गत सिंधु गंगा का मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र आते हैं। यानी भूकंप जोन थर्ड के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं दोस्तों, वो सिंधु गंगा का मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र आते हैं, है ना। यहाँ भूकंप के कभी कभी विनाशकारी आते हैं, है ना। यानी जो जोन थर्ड हुआ, तो थर्ड जोन में कभी कभी भूकंप के से क्या होते हैं, विनाशकारी झटके आते हैं या कम विनाशकारी होते हैं। चलिए नेक्स्ट में है भूकंप जोन 4 में, इसके मुख्यतः शिवालिक, हिमालय का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी तथा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र आता है ना। यह भूकंप की अधिक संभावना होती है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो शिवालिक है, हिमालय का पर्वत क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग जो है, असम घाटी या पूर्वोत्तर भाग का क्षेत्र जो है, इसमें भूकंप की संभावना अधिक होती है। यानी आपको पूछेंगे कि कौन सा जोन में दोस्तों भूकंप की संभावना अधिक होती है, तो आपको बताना है कि भूकंप जोन 4 में सबसे अधिक संभावना होती है। ऑब्जेक्टिव में भी इसको क्वेश्चन पूछ सकता है बनाकर, क्योंकि अब जो भी ऑब्जेक्टिव दोस्तों बन रहा है वह बुक वाला वस्तुनिष्ठ नहीं, वो किताब के जो अंदर में जो पढ़ने के लिए है उसमें से ऑब्जेक्टिव को बनाकर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग को बारीकी ढंग से पढ़ना है और हर एक पॉइंट पर ध्यान देना है ना। आप लोग इसको नोट्स भी लिख बना लेना है, क्योंकि सब चैप्टर बाई चैप्टर को पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो करके आप लोग अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जो भी समस्या होगा तो समस्या को कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए। भूकंप जोन 5 जो है, इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा दार्जिलिंग के क्षेत्र आते हैं, है ना। भूकंप जोन 5 के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, तो गुजरात का कच्छ प्रदेश, है ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा दार्जिलिंग के क्षेत्र आते हैं। यह सबसे अधिक खतरे वाला क्षेत्र है। यानी दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कौन सा जोन जो भूकंप के सबसे अधिक खतरे वाला क्षेत्र है, तो आपको बताना है भूकंप जोन 5, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम लोग
लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का 1 पढ़ लिए हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, है ना। और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट अवश्य करें, बिना कमेंट का हमें पता नहीं चलेगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। नंबर सेकंड में है, सुनामी से आप क्या समझते हैं। सुनामी से बचाव के उपायों का उल्लेख कीजिए। यानी सुनामी से आप क्या समझते हैं, या सुनामी आएगा तो उसको हम लोग क्या कौन सा उपाय करेंगे जिससे हम लोग बच सकते हैं। जब महासागर की तली पर भूकंप आता है तो सुनामी की स्थिति उत्पन्न होती है ना। सुनामी के प्रभाव से समुद्र के जल में भूकंप होने लगता है ना। इस कंपन से जल में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है। फलस्वरूप जल तेजी से तटीय स्थल, है ना, से क्या होती है, टकराती है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि जो महासागर है तो महासागर के जो तल्ली है, महासागर के तल्ली पे ही सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है, और जिस अनुभव के माध्यम से उस स्थान पे ही क्या होता है, एक लहर के रूप में ले लेता है, जो सुनामी के नाम से उसको जानते हैं, है ना। वही सुनामी जो कमज़ोर जो तटबंध होते हैं, वो तटबंध को तोड़कर, है ना, काफ़ी आगे पानियों को फैलाने के लिए कार्य करते हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति की संभावना बन जाती है। अब उसमें हम लोग देखते हैं कि सुनामी से बचाव के उपाय क्या है। सुनामी जब आएगा दोस्तों तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सुनामी का विनाशकारी प्रभाव तटीय प्रदेशों में देखने को मिलता है। कौन प्रदेश में देखने को मिलता है दोस्तों, तो तटीय प्रदेश में। तटीय प्रदेश में कह सकते हैं दोस्तों जो समुद्र के किनारे, है ना, जो तटबंध का जो निर्माण किया गया है और उसके समीप जो घर है ना, घर है, मवेशी है, जहाँ पर चारा के लिए व्यवस्था किया जाता है पशुओं के लिए, उस स्थान पर सबसे ज़्यादा सुनामी देखने के लिए मिलता है। तट के किनारे बसी बस्तियां पूरी तरह तबाह हो जाती है ना। तट के किनारे नारियल वृक्षों को भी उखाड़ कर फेंक देती है। अतः भूकंप की तरह सुनामी के, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो समुद्र के किनारे नारियल के वृक्ष को भी जब सुनामी आता है तो उस वृक्ष को भी क्या करता है, उसको उखाड़ कर फेंक देता है। क्या कौन फेंक देता है, तो सुनामी फेंक देता है ना। उस पूर्वानुमान की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि उसको हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कब भूकंप आएगा या कब सुनामी आएगा, उसको हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, है ना। समुद्र के बीच में सुनामी स्टेशन या प्लेटफॉर्म बनाकर समुद्री जल के सतह के नीचे की क्षैतिज हलचलों का, है ना, अध्ययन करके लोगों को चेतावनी दी जाती है या दी जा सकती है। यानी उसको हलचलों के माध्यम से एक सूचना लोगों को मिल जाती है कि सुनामी आने वाला है, ताकि अपने अपने सामानों को अच्छी तरह से व्यवस्था करके रख दीजिए, या फिर अपने जान से बचने के लिए कहीं दूर स्थान पर चले जाते हैं। सुनामी के विनाशकारी प्रभावों को कम करने के लिए कंक्रीट के तटबंध बनाए जा सकते हैं। इसके टकराने वाले सुनामी के लहर का प्रभाव कम हो जाएगा। इसके अलावा तटीय प्रदेशों के लोगों को सुनामी से बचाव का प्रशिक्षण देना चाहिए। यानी देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि समुद्र के किनारे तटबंध का इसलिए निर्माण करना चाहिए ताकि जो सुनामी आए तो उस सुनामी से बचने में काफ़ी ज़्यादा हम लोग क्या मिलना चाहिए, एक राहत मिलना चाहिए, है ना। और उस राहत जब मिल जाता है तो हम लोग को बहुत ही महसूस होता है कि इस सुनामी से हम लोग क्या हो गए, बच गए हैं। क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा है, एक प्राकृतिक आपदा है तो प्राकृतिक आपदा कह कर नहीं आता कि हम आ जाएंगे या कल आएंगे। ये अपने मौसम पर निर्भर करता है कि किस समय का आएगा, ये किसी को पता नहीं है। प्रशिक्षण देना चाहिए।
सुनामीवादी लोगों को सामूहिक रूप से बचाव दल में शामिल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि सामूहिक रूप से सभी व्यक्तियों को एक ऐसा दल में शामिल हो जाना चाहिए जो सबको क्या होना चाहिए, बचाव हो जाए, है ना दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए सामने है। भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभावों से बचने के उपायों का वर्णन करना है। यानी भूकंप और सुनामी के विनाशकारी, जो हम लोग को विनाशकारी होता है, काफ़ी ज़्यादा क्षति होता है, उस उपाय से हम लोग कैसे बचेंगे, उस उपाय को कैसे क्या क्या उपाय करेंगे जैसे हम लोग भूकंप और सुनामी से बच सकते हैं। देखिए भूकंप से बचाव के उपाय निम्न है। पहला में है भवन निर्माण। तो भवन निर्माण, कैसा भवन को निर्माण करेंगे दोस्तों, तो भूकंप के विनाश को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण की जांच आवश्यक है ना। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप निरोधित भवनों का निर्माण होना चाहिए। यानी भूकंप जब आता है तो सबसे पहले अपने भवनों को इस प्रकार से निर्माण करें ताकि कुछ देर तक उसके झटका को आसानी तरह से उसको सह सके। नंबर सेकंड में है जान माल की सुरक्षा। किसी भी भूकंप का सीधा प्रभाव जान माल पर पड़ता है, अतः जान माल की सुरक्षा हेतु विशेष प्रबंधन की आवश्यकता होती है ना। क्या दोस्तों, विशेष प्रबंधन, जान माल की व्यवस्था के मतलब होता है कि पशु जिससे हम लोग जीवन यापन करते हैं, जैसे खेती हो गया, कृषि हो गया, पशुचालन हो गया, ये सभी जीवों से या पशुओं से या चीज़ों से हम लोग अपनी व्यवस्था करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो उस चीज़ों को हम लोग सबसे पहले प्रबंधन करेंगे ताकि वो चीज़ खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग को भी जीवन यापन करने में समस्या को अधिक झेलने पड़ेगा, है ना। नंबर थर्ड में है प्रशासनिक कार्य, है ना। भूकंप से बर्बादी को रोकने के लिए प्रशासनिक सतर्कता आवश्यक है ना। इसके लिए मीडिया और पुलिसों को अधिक सक्रिय होने की ज़रूरत है। भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए बचाव दल का गठन आवश्यक है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है कि भूकंप आवे या सुनामी आए तो प्रशासन को भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देना चाहिए और प्रशासन के माध्यम से, है ना, सूचना देने के बाद अपने किसी राहत कोष के माध्यम से सरकारों के द्वारा या मीडिया के द्वारा उसको आगे भेज दिया जाता है और कुछ सरकार के माध्यम से, है ना, व्यक्तियों को कुछ पैसे के लिए राहत मिल जाते हैं जिससे उनके जीवन यापन करने के लिए सरल हो जाए, है ना, और वो अपने आसानी तरह से जीवनों को यापन कर सके। दोस्तों चलिए आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही रहेगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे पार्ट 4 लेसन का, है ना, इकाई 4 लेसन का लेकर आएंगे वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और सभी दोस्तों को बताइए और सभी दोस्तों को इस चैनल से जुड़ने के लिए, है ना, बोलिए धन्यवाद।